ये जो आज प्रोग्राम शुरू हुआ है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी, आयुर्वेद को भी, होम्योपैथी हो, यूनानी हो, भारत सरकार ने तो आयुष मंत्रालय बना दिया है। हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से अलग अलग जो पैथी है उसका अपना एक अलग महत्व होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पेड़ पौधे लगाना और उनकी देखभाल करना ये हमारे धर्मशास्त्रों में भी है और उसका अपना महत्व बताया गया है। तो ये एक प्रकार से हमारी आने वाली पीढ़ियों को हम लोग एक सुंदर उपहार दे रहे हैं, ये समझना चाहिए कि आज हम पेड़ लगाएंगे तो बड़ा होगा, वो आने वाली पीढ़ियों के लिए ऑक्सीजन जनरेट करेगा, आने वाली पीढ़ियों के लिए वातावरण और पर्यावरण बैलेंस रहेंगे। ये हमारी सोच होनी चाहिए और इसीलिए मैं समझता हूँ कि सरकार लगातार चाहे कैसी भी विषम परिस्थितियाँ आई हो तब भी वन क्षेत्र में वृद्धि का प्रयास कर रही है और राज्य स्तरीय वन महोत्सव उसी दिशा में एक बहुत बड़ा कदम माना जाता है। पिछले कार्यकाल में मैंने 2010 के अंदर फॉरेस्ट पॉलिसी जारी करी थी, जिसमें समय के साथ साथ में बदलाव की जरूरत महसूस की जाती है और अब डिपार्टमेंट और सरकार नई फॉरेस्ट पॉलिसी बनाने के ऊपर काम कर रही है और मैं उम्मीद करता हूँ कि उसका भी आने वाले वक्त में जल्दी ही हम लोग उसको जारी कर पाएंगे। इसलिए मेरा मानना यही है कि घर घर औषधि योजना मेरे ख्याल से तो पूरे मुल्क में पहला राज्य हुआ राजस्थान, जिसने ये योजना घर घर के लिए घर घर में सुलभ करवाएं औषधीय पौधे, ये योजना शुरू की गई है। इसके महत्व को हमें खुद को ही समझना पड़ेगा और मुझे खुशी है कि आज बड़ी संख्या में जो हमारे विधायकगण जुड़े हुए हैं, मंत्रीगण जुड़े हुए हैं पक्ष विपक्ष के और तमाम ये जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सब जिला प्रशासन के सब लोग जुड़े हुए हैं और पूरे प्रदेशवासियों के लिए आज ये प्रोग्राम पब्लिक के लिए ओपन रखा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी इसको सुन रहे हैं प्रोग्राम को और जो जुड़े हैं, मैं समझता हूँ कि आज के मौके पर मुबारक मौका है और मुबारक मौके पर आज वो जुड़े होंगे पब्लिक के लोग जिनको वृक्षारोपण के महत्व को आत्मसात करने की भावना होगी और जो समझते होंगे कि वास्तव में वृक्षों का क्या महत्व है जिंदगी के अंदर। गांव गांव में जाएंगे तो हम पाते हैं कि गांव वाले खुद भी, बुजुर्ग लोग भी, चाहे पीपल का पेड़ हो जो आज लगाया गया और इसके वन महोत्सव के उपलक्ष्य में, और चाहे अन्य पेड़ हों, उसके महत्व को गांव वाले हमें समझा देते हैं। तो इसका मतलब है कि सदियों से ये वृक्षारोपण को लेके ये भावना हमेशा रही है समाज के अंदर और समाज इसको अपनाता रहा है। इसलिए मैं आपको इस मुबारक मौके पर इतना ही कहना चाहूँगा कि हम लोग जानकारी हम अधिक से अधिक लोगों को दें। लोग केवल जानकारी के अभाव के अंदर इस काम को कर नहीं पाते हैं। हालांकि राज्य स्तर पर चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कमेटी बनी है और वन विभाग के मुखिया की अध्यक्षता में और जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में टास्क फोर्स बनी है। तो टोटली योजनाबद्ध तरीके से योजना को लागू किया जा रहा है और उस रूप में ही मैं समझता हूँ कि मैंने पत्र भी लिखा है सांसद गणों को और विधायक गणों को इसके लिए विशेष करके कैसे आपको औषधि वितरण में अपनी भागीदारी निभानी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो प्रयास लगातार सरकार कर रही है और उसी रूप में हम इस काम को आगे बढ़ाएंगे और जो एक राज्य वन विकास निगम बनाया गया है उस निगम के माध्यम से भी इस काम को हम आगे बढ़ाएंगे। लघु
वन की जो उत्पादन होते हैं वहाँ पर कई उपज, उसमें वृद्धि कैसे हो, उस काम को भी हाथ में लेने का निश्चय किया गया है। ताल छापर में अभियान में एक वन्य जीव प्रबंधन प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जा रहा है, ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। और ग्रीन हाईवे परियोजना में चिन्हित राष्ट्रीय राजमार्गों किनारे वृक्षारोपण के काम भी हाथ में ले जा रहे हैं। ये मुझे बताया गया कि ये तमाम काम जो है बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से डिपार्टमेंट करने जा रहा है। और इसलिए मैंने कहा कि ये सदियों से हमारे पूर्वज स्वस्थ वातावरण कैसे रहे, ऑक्सीजन कैसे मिले, इस पे हमेशा ध्यान रखा गया है। और पर्यावरण संरक्षण के इस महायज्ञ में हम सबकी हिस्सेदारी होनी चाहिए, क्योंकि बिना हिस्सेदारी के ये काम कामयाब हो नहीं सकते हैं। कैलाश सांकला जी, पद्मश्री कैलाश सांकला जी की स्मृति के अंदर जोधपुर के अंदर एक हमने उनकी स्मृति में स्मृति वन विकास करने का निश्चय किया है। उस काम को भी डिपार्टमेंट आगे बढ़ा रहा है। इस बात को लेकर मुझे बहुत खुशी है। मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले वक्त में ये जो कोरोना है ये अभी गया नहीं है, कम हुआ है। मैं हमेशा प्रदेश में क्या हो रहा है, राष्ट्रीय स्तर पर क्या स्थिति चल रही है और दुनिया के विभिन्न मुल्कों में क्या स्थिति है, उसका मैं अध्ययन करता रहता हूँ। और मैं आप सबको कहना चाहूँगा, प्रदेशवासियों को, इसको आप हल्के में न लें। पिछली बार भी अचानक ही पहले महाराष्ट्र में दूसरी लहर चल रही थी, हम सब चिंतित थे, महाराष्ट्र को लेकर हमारी सहानुभूति थी वहाँ के लोगों के प्रति। अचानक ऐसी स्थिति बनी अप्रैल 14-15 के आसपास में कि 5-7 दिन में पूरे देश के अंदर एक साथ फैल गया ये। और जो म्यूटेंट आया था वो कोरोना का पहले लहर के अंदर, उसने अपना रूप बदल दिया, जिसका नाम दिया गया था B16172 कोड था नंबर। बाद में उसका नाम डेल्टा किया गया, क्योंकि WHO ने कहा कि ये हिंदुस्तान से इसका जन्म हुआ था, B16172 का, और नाम जुड़ गया था देश का। और पहली बार खोज हुई यूके के अंदर, लंदन के अंदर, कि ये तो भारत से आया है, दुनिया के अंदर जा रहा। अब तो 100 से 10 मुल्क तक पहुंच गया है अभी अमेरिका, इंग्लैंड और अन्य मुल्क जो है, वो डेल्टा वेरिएंट जो इंडिया से गया है उसको लेके ही पूरी दुनिया चिंतित है, क्योंकि सबसे ज़्यादा आक्रामक यही है। पहली वेव में आपने देखा होगा लोग भर्ती हुए, ज़्यादा सीरियस नहीं होते थे, आईसीयू में बहुत कम लोग गए और वेंटिलेटर की जरूरत नहीं पड़ी लोगों को। तो दूसरी वेव आते आते तो वो मरीज आने लग गए जिनको हाई फ्लो ऑक्सीजन की जरूरत सबको थी, और ऑक्सीजन इतनी थी नहीं। आईसीयू हर संक्रमित व्यक्ति की मांग थी, वेंटिलेटर की मांग सबको होने लग गई। तो तमाम व्यवस्थाएं पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से ऑक्सीजन को लेके, उसके ट्रांसपोर्ट को लेके, टैंकर नहीं मिलते हैं ऑक्सीजन के, अलग से टैंकर होते हैं, रेमडेसिविर दवाएं ब्लैक में मिलने लग गई, क्या क्या नहीं हुआ उस वक्त में, वो समय भूल नहीं सकते। आज भी दुनिया के मुल्क बहुत चिंतित थे, वहाँ पे संख्या बढ़ती जा रही है कई मुल्कों के अंदर। इजराइल जैसे मुल्क के अंदर जहाँ वैक्सीन हो गया पूरा, वहाँ पर लॉकडाउन लग रहा, वहाँ पे भी। अमेरिका में हालात खराब हो रहे हैं, इंग्लैंड में बहुत अच्छे ढंग से वैक्सीनेशन हो गया, तब भी बहुत बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हो रहे हैं। खाली तो ये वैक्सीन लगाने के बाद में मृत्यु दर कम हो जाती है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं केंद्र सरकार के साथ में बात करके कि हमें वैक्सीन अधिक से अधिक सप्लाई हो। हमारी कैपेसिटी 15 लाख वैक्सीन लगाने की पर डे हैं, लगा पा रहे हम 2-2.5 लाख मुश्किल से लगा पा रहे, वैक्सीन मिल नहीं रही है। तो तमाम काम सरकार के स्तर पर तो मैं आपको कह सकता हूँ कि पिछले 1.5 साल के अंदर जो हम कर सकते थे कर रहे हैं, और पूरी तरह मॉनिटरिंग करिए। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो गया है,
ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, हर जिले में अस्पताल में ऑक्सीजन के प्लांट लग रहे हैं। आज करीब करीब 1000 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की उत्पादन क्षमता राजस्थान ने पैदा कर ली है। पहले सिर्फ 200 मैट्रिक टन थी। और भी जो व्यवस्था करनी है, बेड की संख्या बढ़ाने की, आईसीयू बेड की संख्या बढ़ाने की, वेंटिलेटर की व्यवस्था करने की, सब व्यवस्था हो रही है। परंतु जब तक हम वैक्सीन नहीं लगेगी, हर्ड इम्यूनिटी जब तक पैदा नहीं होगी, जो 90% वैक्सीन के बाद ही हो सकती है। पहले लोग कहते थे 70% भी वैक्सीन लगने के बाद में हर्ड इम्यूनिटी आ जाती है। कल रात के आंकड़े हैं कि अब तो कहने लग गए हमारे पूरी दुनिया के लोग 90% वैक्सीन लगेगी तब हर्ड इम्यूनिटी पैदा होगी। इस प्रकार से बहुत ही नाजुक समय से हम गुजर रहे हैं। अभी स्कूलें कब खोलें नहीं खोलें उसी की चर्चा हो रही है, क्योंकि कुछ राज्यों ने खोला भी है, कुछ के अनुभव ठीक भी नहीं है। एक दो राज्यों में बच्चों को एक साथ में वापस कोरोना हो गया। कई माँ बाप बच्चों को भेजना नहीं चाहते हैं, कुछ लोग भेजना चाहते हैं। तमाम तरह की बातें चल रही है। तो मैं लंबी बात नहीं कहता हुआ, मैं प्रदेशवासियों को आह्वान करूंगा कि आप इस संकट की घड़ी में तो आपको बता दें कि सीएम अशोक गहलोत द्वारा वन महोत्सव और घर घर औषधि योजना का शुभारंभ किया गया है। 72वें वन महोत्सव भी मनाया गया। साथ ही उस वक्त वहां पर वन मंत्री सुखराम बिश्नोई भी मौजूद रहे, उनके साथ कई कांग्रेसी नेता भी थे। और बता दें कि घर घर औषधि योजना के तहत 1 करोड़ 26 लाख लोगों तक पौधे पहुंचाए जाएंगे, जिसमें से अश्वगंधा, गिलोय और जो तुलसी, ये जो पौधे हैं वो हर घर तक पहुंचाए जाएंगे। क्योंकि कोरोना काल में हम सभी ने देखा है कि इनकी जो महत्वता है वो बढ़ गई थी। कहीं ना कहीं पहले लोग इसके महत्व को नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन अब इन पौधों के संरक्षण और इसके महत्वता को दर्शाने के लिए अशोक गहलोत द्वारा घर घर औषधि योजना के तहत इन पौधों को वितरित किया जाएगा। लगभग 1 करोड़ 26 लाख लोगों तक ये पौधे वितरित किए जाएंगे। और बता दें आपको कि 5 वर्ष तक ये योजना जारी रहेगी, जिसमें 3 बार सभी घरों को 8-8 किट उपलब्ध करवाए जाएंगे। और इस घर घर औषधि योजना का शुभारंभ हो चुका है, हरी झंडी दिखा दी गई है। लास्ट में 2-3 मिनट आप मेरी बात सुन पाए नहीं सुन पाए होंगे, और जो मैंने यही कहा है कि जो भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट जो प्रोटोकॉल दे रही है, एसओपी दे रही है, उसकी पालना सब करें। मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, हाथ धोएं। जब तक वैक्सीन नहीं लगे तब तक सब कुछ करना पड़ेगा। वैक्सीन लगने के बाद में भी कोरोना हो रहा है लोगों को, इतना ही मृत्यु दर कम हो जाती है। कृपा करके, ये बहुत अच्छा मौका मिला मुझे बात करने का, और पूरे प्रदेश से लाखों लोग जुड़े हुए आज इस विषय से, सब ब्लॉक स्तर तक, ग्राम स्तर तक लोग जुड़े हुए हैं। तो मैंने इसका अवसर का लाभ लेते हुए अपनी बात कही है कोरोना को लेके। मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार आपके साथ खड़ी मिलेगी आपको। पहले भी हमने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं करी है, अब भी व्यवस्था पूरी हमारी तैयारी है। बच्चों को लेके शंकाएं व्यक्त की जा रही है, 3rd वेव आएगी तो बच्चों को हिट करेगी। बच्चों के अस्पतालों की तैयारी भी हो रही है। सब तरीके से सरकार अपने काम को अंजाम दे रही है आप सबके आशीर्वाद से। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सब मिल करके कोरोना को हराने में राजस्थान में हम लोग रोक पाए। अभी जो महाराष्ट्र में और केरला के अंदर पूरे देश में करीब 40-42 हजार केस आ रहे प्रति, आज भी आ रहे हैं। कुछ संख्या बढ़ गई है। चिंता इस बात की, 50% खाली केरला से आ रहे हैं। 22,000 केस, एक राज्य, बहुत छोटा राज्य हमारे मुकाबले में, 22,000 खाली केरला से आ रहे हैं। वो पूरे देश को चिंता इस बात की है, क्योंकि केरला में अगर 22,000 के आते हैं, इसके मायने खाली केरला संकट में नहीं है, पूरा देश संकट के अंदर है। क्योंकि पहले भी केरला में एक केस आया था, उसके बाद में ही पूरे देश में धीरे धीरे फैला था। केरला के बाद राजस्थान में आया, उसके बाद में पूरे मुल्क में फैल गया। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि हमें पूरा प्रोटोकॉल को अडॉप्ट करना है। यही बात कहता हूँ। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप सब लोग इस महत्वपूर्ण प्रोग्राम जुड़े। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो ये प्रोग्राम जो उद्देश्य रखा गया है
उद्देश्य पूरा करने में